नमस्कार मित्रों, आज की कैबिनेट ब्रीफिंग में आप सबका स्वागत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कल केंद्रीय कैबिनेट और सीसीए की बैठक हुई और बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में आप सबको जानकारी देने के लिए माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी उपस्थित हैं। माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि आप मीडिया को संबोधित करें। साथियों नमस्कार। कल साउथ ब्लॉक में लास्ट कैबिनेट मीटिंग थी और अब सेवा तीर्थ में सारी कैबिनेट्स होंगी। कल इस अवसर पर कैबिनेट में एक रेजोल्यूशन पास हुआ है, वो मैं आपके सामने पढ़ूंगा। आज विक्रम संवत 2082 फागुन कृष्ण पक्ष विजया एकादशी के दिन माघ 24 शक संवत 1947 के पुण्य अवसर पर 13 फरवरी 2026 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा नया प्रधानमंत्री कार्यालय, जिसे अब सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा, राष्ट्र को समर्पित किया गया है। साउथ और नॉर्थ ब्लॉक का निर्माण अंग्रेजों द्वारा भारत को गुलामी की बेड़ियों में जकड़े रहने के लिए हुआ था। 1947 में भारत को गुलामी से मुक्ति मिली, लेकिन इन भवनों को तत्कालीन सरकार द्वारा अपने कार्य के निष्पादन हेतु बनाए रखा गया। स्वतंत्रता के बाद से ही प्रधानमंत्री कार्यालय साउथ ब्लॉक के इस भवन से कार्य करता रहा है। आज हमें हर्ष है कि साउथ ब्लॉक के इस कक्ष में अंतिम बार केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है। ये केवल स्थान परिवर्तन का क्षण नहीं है, यह इतिहास और भविष्य के संगम के भी पल है। इस परिसर ने गुलामी से आजादी और फिर स्वतंत्र भारत की अनेक ऐतिहासिक घटनाओं को देखा है, गढ़ा है। इस परिसर ने देश के 16 प्रधानमंत्रियों के नेतृत्व में बनी कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले होते देखे हैं। इसकी सीढ़ियों पर नेहरू जी से लेकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तक के पद चिन्ह हैं। इस भवन की सीढ़ियों पर चढ़ते कदमों ने देश को नई ऊंचाई पर पहुंचाने में अहम योगदान दिया है। बीते दशकों में यहाँ कैबिनेट की बैठकों में संविधान के आदर्शों, जनता से मिले जनादेश और राष्ट्र की आकांक्षाओं से प्रेरित होकर अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। यहाँ भारत की सफलताओं का उत्सव भी मनाया गया, असफलताओं का आकलन भी हुआ और साथ ही संकटों और चुनौतियों से निपटने के लिए बड़े और कड़े फैसले भी लिए गए। साउथ ब्लॉक के इन कमरों ने विभाजन की विभीषिका भी देखी, युद्ध और आपातकाल की चुनौतियों को भी देखा और शांति काल की नीतियों पर भी चिंतन और मनन किया। इन्होंने टाइपराइटर से लेकर डिजिटल गवर्नेंस तक तकनीक की लंबी छलांग को भी महसूस किया है। यहाँ बैठकर अधिकारियों की कई पीढ़ियों ने ऐसे फैसले लिए जिन्होंने भारत को आज़ादी के तुरंत बाद की अनिश्चितता से निकालकर स्थिरता की राह पर आगे बढ़ाया। सबके प्रयासों का परिणाम है कि आर्थिक चुनौतियों और संकटों से निकलकर आज भारत एक आत्मविश्वासी राष्ट्र बनकर खड़ा हुआ है। आज का भारत दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारत आज एक सुरक्षित और सक्षम राष्ट्र के रूप में उभरकर सामने आया है और वैश्विक मंचों पर अपनी स्पष्ट और प्रभावशाली आवाज रख रहा है। बीते एक दशक में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में साउथ ब्लॉक राष्ट्र के अनेक ऐतिहासिक निर्णयों का केंद्र रहा। ये स्थान मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की प्रेरणा स्थली बना। यहाँ से रिफॉर्म एक्सप्रेस को पूरे देश में प्रोत्साहन मिला है। यहीं से डीबीटी, स्वच्छ भारत अभियान, गरीब कल्याण से जुड़े अभियान, डिजिटल इंडिया, जीएसटी जैसे व्यापक सुधारों को आकार मिला। यहाँ से ही आर्टिकल 370 की दीवार गिराने और 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाने जैसे सामाजिक न्याय के साहसिक और संवेदनशील निर्णय लिए गए। यहीं लिए गए सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर के निर्णयों के माध्यम से भारत ने अपनी दृढ़ और आत्मविश्वासी सुरक्षा नीति का स्पष्ट संदेश विश्व को दिया। आज देश विकसित भविष्य के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। इसके लिए एक आधुनिक तकनीकी और पर्यावरण के प्रति
अनुकूल कार्यालय की आवश्यकता थी। एक ऐसा कार्यक्षेत्र जो यहाँ काम करने वाले हर कर्मयोगी की उत्पादकता को बढ़ाए, सेवा भाव के उसके संकल्प को प्रोत्साहित करे। इसी भाव के साथ साउथ ब्लॉक के उद्घाटन के करीब 95 वर्षों के बाद आज 13 फरवरी 2026 को भारत सरकार इन भवनों को खाली कर रही है और सेवा तीर्थ तथा कर्तव्य भवनों में स्थानांतरित हो रही है। यह प्रतीकात्मक रूप से गुलामी के अतीत से विकसित भारत के भविष्य की ओर बढ़ने की ओर देश का एक और कदम है। बीते वर्षों में देश में सत्ता भाव के बजाय सेवा भाव की संस्कृति सशक्त हुई है। आज का यह स्थानांतरण इन संस्कारों को और मजबूती देगा। आज कैबिनेट यह संकल्प भी लेती है कि नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय का हिस्सा बनाया जाए, जो हमारी हजारों वर्षों पुरानी सभ्यता से पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। यह संग्रहालय हमारी कालातीत और शाश्वत सांस्कृतिक विरासत का उत्सव मनाएगा और हमारे गौरवशाली अतीत को समृद्ध भविष्य से जोड़ेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल गवर्नेंस के केंद्र को औपनिवेशिक अतीत से नए भारत के सेवा तीर्थ में परिवर्तन करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करती है। ये रेजोल्यूशन, ये संकल्प कल कैबिनेट में लिया गया। इसके अलावा बहुत बड़े फैसले जो लिए गए, वो फैसले करीब 1,60,000 करोड़ रुपए के फैसले लिए गए कल कैबिनेट में, जिसमें इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स भी हैं, जिसमें अर्बन चैलेंज फंड भी है और जिसमें स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड 2.0 भी है। सब पे एक एक करके आऊँगा। सबसे पहले 3 रेलवे प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए, जो कि अंबाला से दिल्ली के बीच में 3rd और 4th लाइन, कसारा से मनमाड के बीच में 3rd और 4th लाइन और होसपेट से बल्लारी के बीच में 3rd और 4th लाइन। ये तीनों की तीनों सेक्शंस बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है। इनमें जहाँ कैपेसिटी की ज़रूरत है वो कैपेसिटी क्रिएट की जाएगी। कसारा मनमाड 3rd और 4th लाइन, ये 131 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, जिसमें 10,154 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा। कसारा मनमाड बेसिकली मुंबई से नॉर्थ और ईस्ट इंडिया को जोड़ने वाला सेक्शन है। ये घाट सेक्शन है, हिली सेक्शन है, यहाँ पे ट्रेन्स को मूव करने के लिए बैंकर लगाना पड़ता है, यानी एक एक्स्ट्रा लोकोमोटिव साथ में लगाना पड़ता है पुश करने के लिए। इसको टेक्निकली कैपेसिटी बढ़ाने के साथ साथ इस पूरे सेक्शन की टोटल नई डिजाइन की जा रही है। आप यहाँ पे एक मार्क देखेंगे, 5 टनल्स ऑफ 28 किलोमीटर। आप यहाँ पे इस नक्शे पे देखेंगे, इस सेक्शन में 135 किलोमीटर के इस सेक्शन में 28 किलोमीटर की 5 टनल्स बनाई जाएंगी। अभी जो बहुत पुराने समय से बना हुआ जो लाइन है, अलाइनमेंट है, वो अलाइनमेंट काफ़ी गोल घूम के जाता है, ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए, स्लोप को मेंटेन करने के लिए। इस नए प्रोजेक्ट में इन दोनों जो 3rd और 4th 2 नई लाइन्स होंगी, वो प्रैक्टिकली बहुत सारे गोल घूमने वाले सेक्शन को बाईपास करके थ्रू टनल जाएगी और ये इससे एक सिग्निफिकेंट चेंज आएगा। बैंकर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डिस्टेंस कम होगी और ट्रेन्स बहुत आसानी से इसमें से जा सकेगी। मुंबई से हावड़ा के पूरे सेक्शन को, पूरी लाइन को 3rd और 4th लाइन करके 4 लाइनिंग करने का प्रयास है, उसी का ये हिस्सा है। 10,154 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट इसमें कॉस्ट लगेगी। बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है।
टनल्स की डिज़ाइन, टनल्स का कंस्ट्रक्शन, वो सब इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। और ये सारे डिटेल्स है आपके सामने। 3 बड़े ब्रिजेस हैं इसमें और 16 मेजर ब्रिजेस हैं, 218 माइनर ब्रिजेस हैं। लॉन्गेस्ट टनल इसमें 24 किलोमीटर की रहेगी, 5 टनल्स रहेंगी। लॉन्गेस्ट टनल 24 किलोमीटर की लॉन्गेस्ट टनल इसमें। बहुत बड़ी टनल है ये। इस पे करीब 4 साल पहले काम, 3.5 साल 4 साल पहले इसकी डिज़ाइन चालू हुई थी और इससे आज इस लेवल पे आया कि कल कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया। तो इसका डिज़ाइन का काफ़ी प्री वर्क काफ़ी किया जा चुका है। बहुत बेनिफिट्स होंगे। 46 मिलियन टन एक्स्ट्रा कार्गो इससे ले जाया जा सकेगा। बहुत सारी पैसेंजर ट्रेन्स इससे चलाई जा सकेगी। जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स में अभी एक सीरियस चैलेंज आता है इस सेक्शन में, हिल वाले सेक्शन में, वो चैलेंज इसका दूर होगा। और लॉजिस्टिक्स सेविंग देश की करीब करीब 1200 करोड़ रुपए हर साल लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट सेव होगी। 54 करोड़ किलोग्राम्स CO2 सेव होगा, विच इज इक्विवेलेंट टू प्लांटिंग 2.2 करोड़ ट्रीज। 89 लाख ह्यूमन डेज इस प्रोजेक्ट से जनरेट होंगे। और जो बहुत हमारे पवित्र स्थान है, त्र्यंबकेश्वर जी से जुड़ेगा, माँ घाटन देवी माता मंदिर से भी जुड़ेगा। कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इस प्रोजेक्ट से कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी। सेकेंड प्रोजेक्ट है दिल्ली से अंबाला 3rd and 4th लाइन। ये 194 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है। 5,983 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा। आप सब जानते हैं दिल्ली से मूवमेंट टूवर्ड्स पंजाब, हरियाणा और टूवर्ड्स जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल, इसमें ये रेलवे का सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है और इसकी कैपेसिटी करीब करीब अभी 160% के आसपास इसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है। सो इसका कैपेसिटी ऑगमेंटेशन, कैपेसिटी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रोजेक्ट का स्टडी, सर्वे, कंप्लीट DPR बनाने का काम 2 साल पहले से चालू हुआ था, कंप्लीट हुआ ये काम और अब इस प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्शन फेज में लेके जाएंगे। ये बहुत हाईली इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अगर हम मूवमेंट देखें ट्रूप्स का, फोर्सेस का, तो भी नॉर्थ की तरफ जाने के लिए दिल्ली की तरफ से सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र, करनाल होते हुए ये लाइन एक ऐसी लाइन है जो टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्ट्रैटेजिक मूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। तो 3rd 4th लाइन बनने से इसकी कैपेसिटी बहुत बढ़ेगी और चैलेंजिंग नहीं है ये टास्क, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है क्योंकि मोर और लेस प्लेन एरिया है सारा का सारा। तो इसमें 3.5 से 4 साल के अंदर अंदर इसको कंप्लीट करेंगे। लैंड एक्विजिशन बहुत कम जगह है, ज़्यादातर रेलवे की जो एग्जिस्टिंग लैंड है उसी को ही इसके लिए यूज़ करेंगे। एक बड़ा ब्रिज है, बाकी 28 मेजर ब्रिजेस और 178 माइनर ब्रिजेस है। कुछ पुराने, बहुत जो पुराने समय के ब्रिजेस हैं उनका रिहेबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन भी इस प्रोजेक्ट के माध्यम से होगा। ओवरऑल ये प्रोजेक्ट भी करीब 24 मिलियन टन एक्स्ट्रा कार्गो कैरी कराएगा और बहुत सारी जो वंदे भारत ट्रेन्स हो, चाहे नॉर्मल ट्रेन्स हो, पैसेंजर ट्रेन्स हो, वो ट्रेन्स यहाँ से बहुत मूवमेंट इसका बढ़ेगा। ओवरऑल चंडीगढ़ और दिल्ली के बीच में एक तरीके से बहुत डिस्टेंस कम होगी, टाइम कम होगी और स्पीड बढ़ेगी काम में, इसमें मूवमेंट। 952 करोड़ रुपीस लॉजिस्टिक्स कॉस्ट सेव होगी और 132 लाख ह्यूमन डेज इससे जनरेट होंगे। 43 करोड़ कार्बन डाइऑक्साइड, 43 करोड़ किलोग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड सेव होगी इस प्रोजेक्ट से। तीसरा प्रोजेक्ट है बेल्लारी हॉस्पेट। ये बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। ये 65 किलोमीटर का स्ट्रेच है जो कि 2372 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट से 3rd और 4th लाइन बनेगी। बेल्लारी हॉस्पेट प्रैक्टिकली स्टील हब है एक। यहाँ पर आयरन ओर माइनिंग, स्टील मैन्युफैक्चरिंग और पावर प्लांट्स बहुत सारे हैं और उसके डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज भी हैं। यहाँ भी कैपेसिटी करीब 200% के आसपास ऑलरेडी रीच कर चुकी है
तो इसको थर्ड और फोर्थ लाइन बनाने से ये एक बड़ा सेक्शन जो कि नॉर्थ कर्नाटका को चेन्नई मुंबई से जोड़ता है और ओवरऑल ईस्ट से वेस्ट की कनेक्टिविटी इस प्रोजेक्ट से बनती है। ये प्रोजेक्ट भी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोजेक्ट है, 4 साल के अंदर अंदर कंप्लीट करेंगे इसको और लैंड एक्विजिशन बहुत कम रिक्वायर्ड है और इससे भी पैसेंजर और फ्रेट की बहुत सारी गाड़ियां इससे चला पाएंगे। कोई बहुत बड़ा ब्रिज नहीं, 34 मेजर ब्रिजेस है, 220 माइनर ब्रिजेस है, जो कि जल्दी से काम इसको आगे बढ़ा देंगे। इससे बहुत कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बचेगा बिकॉज जो कार्गो का मूवमेंट है वो रेल की तरफ शिफ्ट होगा इस कैपेसिटी को बढ़ाने से। अबाउट 14 करोड़ किलोग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड बचेंगे इस प्रोजेक्ट से। ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्विन ट्यूब है जो रोड रेल टनल बनेगी असम के गोहपुर से नुमालीगढ़ के बीच। ये 34 किलोमीटर्स का प्रोजेक्ट है जो 18,662 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इस प्रोजेक्ट में होगा। इस प्रोजेक्ट को आप एक छोटे से एनिमेशन से देखेंगे। हाईवे और रेलवे दोनों मिलके ब्रह्मपुत्र रिवर के नीचे ट्विन टनल बना के उसके थ्रू हाईवे और रेलवे दोनों की कनेक्टिविटी यहां से होती है। NH-15 हाईवे और रंगिया मुकोंगसेलेक रेलवे सेक्शन इससे गोहपुर, इससे दोनों से कनेक्टिविटी इसकी होती है। अगर आप इसी से देखिए तो NH-15 और दोनों ट्रेन और हाईवे दोनों अंडर रिवर टनल है। अंडर रिवर टनल सबसे पहली बनी थी कोलकाता में हुगली रिवर के अंडर, और अभी अंडर सी टनल बन रही है बिटवीन ठाणे एंड BKC, जो अपना मुंबई से अहमदाबाद का जो हाई स्पीड ट्रेन है उसके प्रोजेक्ट में। और अब ये अंडर रिवर टनल बनेगी ब्रह्मपुत्र में। इसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी बहुत है। ये प्रोजेक्ट स्ट्रैटेजिक रेजिलियंस देता है और बहुत कम डिस्टेंस हो जाएगा। 350 किलोमीटर की डिस्टेंस 250 किलोमीटर की डिस्टेंस 34 किलोमीटर रह जाएगी। ये इसका लेआउट है कंप्लीट। ऊपर वाला रेड कलर का लाइन है रेलवे की लाइन का और नीचे ब्लू कलर का लाइन है ये हाईवे की लाइन का, नेशनल हाईवे की लाइन का। और दोनों के कॉमन टनल, माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा गति शक्ति के माध्यम से कोऑर्डिनेशन और सिनर्जी लाने की प्रेरणा देते हैं। वो इसी प्रेरणा के थ्रू बना है और जैसे टनल कंप्लीट होती है तो रेलवे लाइन अपना अलाइनमेंट लेगी आगे और हाईवे अपना अलाइनमेंट लेगा। इसका अंदर का सेक्शन इस तरह से होगा, एक तरफ हाईवे है और एक तरफ रेलवे की लाइन है। ये गोहपुर की साइड से अगर देखो तो ये आधा वाला सेक्शन हाईवे का रहेगा और आधा सेक्शन इधर रेलवे का रहेगा। और ये ट्विन टनल के हिसाब से बनी है तो दोनों एक तरीके से इमरजेंसी का भी काम में लेगी और दोनों के बीच में बहुत सारे पैसेजेस हैं जो कि कनेक्टिंग पैसेजेस बनेंगे। ये जहाँ पे मर्ज हो रहे हैं वहाँ का दिखाया जा रहा है और ये आपस में कनेक्टिंग सेक्शन दिखाया जा रहा है, जिससे कि एक तरीके से कभी कोई इमरजेंसी हो, किसी दोनों में से किसी में भी कोई इमरजेंसी हो तो एक अलाइनमेंट दूसरे अलाइनमेंट को यूज कर सकता है। ये वाला जो कनेक्शन देख रहे हैं आप बीच में इमरजेंसी पैसेज है, बीच में दोनों टनल्स के बीच में जो कनेक्शन देख रहे हैं वो इमरजेंसी पैसेज है। इसका डिटेल पिक्चर है इमरजेंसी पैसेज का। अंदर से इस तरह का व्यू रहेगा। एवरी 500 मीटर्स पे दोनों टनल्स का आपस में कनेक्शन रहेगा। ये नुमालीगढ़ की तरफ से अगर देखो वाइल गोइंग आउट किस तरह से इसका अलाइनमेंट है। ओवरऑल ये प्रोजेक्ट आसाम के लिए गेम चेंजर होगा और पूरे नॉर्थ ईस्ट में इसका बेनिफिट मिलेगा। जो
प्रैक्टिकली कितने किलोमीटर, अराउंड 250 किलोमीटर विल बिकम 34 किलोमीटर। 250 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो कम होके मात्र 34 किलोमीटर्स की रह जाएगी। दिस इज अ बिग चेंज। और असम में कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हाथ में लिए गए हैं, उनमें से ये प्रोजेक्ट अपने आप में एक बहुत ही यूनिक प्रोजेक्ट है और इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर ट्विन ट्यूब रोड कम रेल टनल ये रहेगी। 4 लेन अंडर वाटर रहेगा और रेलवे की लाइन भी उसके साथ रहेगी। टनल की लेंथ 15.8 किलोमीटर्स है। टोटल प्रोजेक्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग टू एंड इज अबाउट 34 किलोमीटर्स। 18,662 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट होगा। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, आप याद करेंगे पहले यूपीए गवर्नमेंट की लुक ईस्ट होती थी, नरेंद्र मोदी जी की एनडीए सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है। एक्शन ओरिएंटेड है और सोल्यूशन ओरिएंटेड है। हाँ, इसमें 240 किलोमीटर विल बिकम 34 किलोमीटर। जो 6 आवर्स टाइम लगता है वो मात्र 20 मिनट्स का टाइम रह जाएगा। ओनली 20 मिनट्स का टाइम रह जाएगा। 6 आवर्स का टाइम बच के 20 मिनट्स रह जाएगा। एवरेज स्पीड डबल हो जाएगी और हाई स्पीड कनेक्टिविटी रहेगी आसाम और अरुणाचल प्रदेश को कनेक्ट करने के लिए। और पूरे नॉर्थ ईस्ट में इसका बेनिफिट मिलेगा, चाहे इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, टूरिज्म हो, हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, उन सब के लिए नॉर्थ ईस्ट में पूरा इसका बेनिफिट मिलेगा। 80 लाख ह्यूमन डेज इस प्रोजेक्ट से जनरेट होंगे, वो भी कंप्यूट करना चाहिए। अब मैं हाईवे के प्रोजेक्ट्स पे आता हूं। पहले रेलवे, फिर कंबाइंड और अब हाईवे। NH 167 के 80 किलोमीटर्स को गुडेबल्लूर से महबूब नगर में 4 लेनिंग का प्रोजेक्ट है। ये 3,175 करोड़ रुपीस का। आप देखेंगे ये गोवा से लेके टुवर्ड्स हैदराबाद अगर जाएं, बेलगाम होते हुए आगे रायचूर की तरफ, रायचूर से आगे गुडेबल्लूर, गुडेबल्लूर से टुवर्ड्स हैदराबाद, ये एक सेक्शन है जो कि 4 लेनिंग के लिए इसकी ज़रूरत थी। तो इस पूरे सेक्शन के लिए प्रॉपर एक प्रोजेक्ट सेंक्शन हुआ है जो कि 3,175 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट होगा। प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन 2 इयर्स है और महबूब नगर, नारायणपेट, रायचूर, देवरकादरा, मकताल, हैदराबाद, इन सब जगह को ये कनेक्ट करेगा। हैदराबाद पणजी कॉरिडोर का हिस्सा है। जगह जगह मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए बेनिफिट इसके प्रोविजंस रहेंगे। रेलवे के साथ, एयरपोर्ट के साथ, लॉजिस्टिक्स पार्क्स के साथ कनेक्टिविटी इसकी रहेगी। और ट्रैवल टाइम 50% बचाएगा। 3 आवर्स की जगह 1.5 आवर्स रह जाएगा, 1.5 आवर्स रह जाएगा। इसके बाद में धमासिया, बिटाडा और नासरपुर से मलोथा सेक्शन से NH 56 के 108 किलोमीटर का ये 4,584 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इस प्रोजेक्ट में होगा। ये आप देखेंगे, ये वाला सेक्शन है। यहाँ से जो एक एक्शन इधर जा, एक ये लाइन है जो कि मुंबई से सूरत, भरूच, बड़ौदा की तरफ जाती है। दूसरी ये वाली लाइन जो टुवर्ड्स यूपी की तरफ, टुवर्ड्स राजस्थान की तरफ जाती है, ये वाली लाइन। वियारिया, चांखेव, नतरांग, देवलिया, ये सारे अप्रूव प्रोजेक्ट्स है रेड कलर में जो मार्क किया हुआ है। नर्मदा, तापी और सूरत कई इसमें जनजाति क्षेत्र हैं, उनको कनेक्टिविटी रहेगी। और ये धमसिया, बिटड़ा, मूवी और नसरपुर, मलोठा सेक्शन में ये और भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को भी जोड़ेगा। एकता नगर की कनेक्टिविटी भी इससे रहेगी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जोड़ेगा। और नर्मदा जो कि एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है उसको भी जोड़ेगा। NH 56 दाहोद, बोडेली से वापी को नोटिफाई किया गया है। उसमें ये मेजर सेक्शन है, 2.5 इयर्स में कंप्लीट होगा।
ट्रैवल टाइम बचेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाने के लिए जितनी डिमांड होती है एकता नगर जाने के लिए, उसका भी इसमें बेनिफिट रहेगा। ये घोटी त्रिम्बक पालघर सेक्शन है मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में, 154 किलोमीटर्स का है। इसमें 3,320 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट आएगा। आप ये पालघर के पास में आप जानते हैं वाड़वन पोर्ट बन रहा है, यहाँ पे वाड़वन पोर्ट यहाँ पे बन रहा है। तो ये नासिक है, इधर नासिक से कनेक्टिविटी इसकी प्रोजेक्ट की। इस प्रोजेक्ट में ओवरऑल ये भी दिखाया हुआ, साथ में समृद्धि महामार्ग भी दिखाया हुआ है। तो ओवरऑल पालघर की कनेक्टिविटी पूरी तरह से समृद्धि महामार्ग और बाकी जितने भी हाईवे के नेटवर्क है उससे तो टोटली पूरी कनेक्ट हो जाएगा। इसको अपग्रेड किया जाएगा 2 लेन और 4 लेन में, और 154 किलोमीटर्स का। इसमें भी काफ़ी हिली सेक्शन है, काफ़ी एक घाट सेक्शन है। इस घाट सेक्शन में कई टनल्स बनेंगी और काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी है प्रोजेक्ट ही। अब आता हूँ मैं अर्बन सेक्टर के। नोएडा मेट्रो अक्वा लाइन को एक्सटेंशन किया जाएगा 2,254 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट से। ये सेक्शन है बोटैनिकल गार्डन जो कि राजीव चौक की तरफ जाता है, वो स्टेशन, और इधर नोएडा सेक्टर 142, फिर 143, 144, ये वाली जो लाइन है इसके बीच में ये लिंक है जो आपको डॉटेड डैशेज में दिखाई दे रहा है, डैशेज में दिखाई दे रहा है इस रेक्टेंगल के अंदर, वो सेक्शन है जो कि लिया जाएगा। नोएडा अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अर्बन हब है। इसमें और कनेक्टिविटी बढ़ाने के प्रयास हैं। इसी में ये 11.6 किलोमीटर की 2,254 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट से लाइन बनेगी। ओवरऑल एनसीआर की कनेक्टिविटी में इस प्रोजेक्ट की बहुत इंपॉर्टेंस होगी, क्योंकि इन सब जो इस लाइन के साथ कनेक्टेड एरियाज़ हैं वो सब के सब डीएमआरसी के ओवरऑल नेटवर्क के साथ जुड़ जाएंगे। और 4 साल का प्रोजेक्ट है, 61 किलोमीटर्स बढ़ जाएगा मेट्रो नेटवर्क इन नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा इस प्रोजेक्ट से। हम सब जानते हैं कि पिछले दशक में मेट्रो नेटवर्क बहुत मेजरली बढ़ा है। अब 1000 किलोमीटर से ज़्यादा मेट्रो नेटवर्क देश में हो चुका है। मिडिल क्लासेस के लिए, यंग जनरेशन के लिए ये प्रोजेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट बिकॉज दे ले द फाउंडेशन फॉर द एंटायर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ फॉर मेनी मेनी ईयर्स। देश में अर्बनाइजेशन बहुत तेजी से हो रहा है और अर्बन चैलेंजेस हम डे टू डे देख रहे हैं। इसमें बहुत ज़रूरी है कि एक इनोवेटिव तरीके से अर्बन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए और एक विस्तृत लेवल पे हो। बहुत वाइड चैलेंजेस देश भर में, शहरों में जो चैलेंजेस हैं उनको सॉल्व करना ज़रूरी है। उनको सॉल्व करने के लिए कल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट में अर्बन चैलेंज फंड को स्वीकृति दी है। ये 1 लाख करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है। इसमें बहुत इनोवेटिव एक मेथड लगाया जाएगा। इस 1 लाख करोड़ के सरकार के इन्वेस्टमेंट से टोटल 4 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आएगा अर्बन एरियाज के लिए। With the investment of 1 lakh crore from the government of India, more than 4 lakh crore rupees investment will come from the entire urban area. All cities with 10 lakh plus population, all capitals, major industrial cities with 1 lakh plus population, and cities in northeast and hilly states, उन सब को लेके और बहुत सारी टियर 2 और टियर 3 सिटीज को लेके इस प्रोजेक्ट को किया जाएगा। प्रोजेक्ट के लिए चैलेंज मोड में गवर्नमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट्स और अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स वो प्रोजेक्ट्स यहाँ पे
अर्बन चैलेंज फंड का जो मैकेनिज्म होगा, गवर्नेंस मैकेनिज्म वहाँ पे आएगा और उसमें अप्रूवल्स होके प्रोजेक्ट्स को आगे लिया जाएगा। कंप्लीट पेपरलेस मॉनिटरिंग होगी, माइलस्टोन बेस्ड फंड रिलीज होगा, सब जगह थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन, इंडिपेंडेंट चेक्स, सिटीजन्स को इन्वॉल्व करना, कंसल्टेटिव प्रोसेस से प्रोजेक्ट बनाना, इस तरह से होगा कि ये हमारे अर्बन लैंडस्केप को मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ये प्रोजेक्ट लेके जाएगा। बहुत इंटरेस्ट है फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से म्युनिसिपल फिनेंस के लिए, और दुनिया भर में ये वेल स्टैब्लिश्ड मॉडल भी है जिसमें म्युनिसिपल गवर्नमेंट्स का, लोकल बॉडी गवर्नमेंट्स का फंडिंग का एक मैकेनिज्म क्रिएट होता है, और इसको जहाँ पे रिस्क है विशेषकर नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट्स में, उसके लिए एक क्रेडिट रीपेमेंट गारंटी का भी मैकेनिज्म इस प्रोजेक्ट में बनाया गया है। ओवरऑल इंडस्ट्री को, फाइनेंशियल मार्केट्स को और कंप्लीट इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को अर्बन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इसमें एनकरेज किया जाएगा। टेक्नोलॉजी का बहुत यूज़ किया जाएगा, टेक्नोलॉजी के माध्यम से अर्बन चैलेंजेस को कैसे दूर करें वो बहुत इसमें ध्यान रखा जाएगा। फंडिंग में सेंट्रल असिस्टेंस रहेगी 25% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, मार्केट से 50% और मोर, और 25% रहेगा स्टेट या अर्बन बॉडीज या कोई भी मल्टीलैटरल या एक्सटर्नल सोर्स आ सके। क्रेडिट रीपेमेंट की, जो कि कुछ ऐसे शहर रहेंगे जहां पर अर्बन या इकोनॉमिक एक्टिविटी कम है, रीपेमेंट का पोटेंशियल कम है, उन सब के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम भी रहेगी जो टियर 2, टियर 3 और नॉर्थ ईस्ट एंड हिली स्टेट्स के लिए रहेगी। 3 वर्टिकल्स पे मेजर फोकस रहेगा, रीडेवलपमेंट ऑफ सिटीज, सेकेंड cities as growth hubs, और थर्ड वाटर एंड सैनिटेशन। क्रिएटिव रीडेवलपमेंट ऑफ सिटीज में पोल्यूशन से रिलेटेड, मोबिलिटी से रिलेटेड, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट से रिलेटेड, इन सब चीज़ों को एक साथ लिया जाएगा। सिटीज एज ग्रोथ हब्स में ये ध्यान दिया जाएगा कि कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े, सर्विस इंडस्ट्री बढ़े, मैन्युफैक्चरिंग आसपास के एरियाज में बढ़े, इन सब का ध्यान दिया जाएगा। वाटर एंड सैनिटेशन में ड्रेनेज, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, वाटर सप्लाई, पाइपलाइंस का, पाइप ग्रिड का कई वर्षों तक के लिए आगे का ध्यान रखना, वाटर का ट्रीटमेंट बिफोर इट इज फाइनली डिस्चार्ज, इन सब चीज़ों का तीसरे वर्टिकल वाटर एंड सैनिटेशन में रखा जाएगा। डिटेल्स है आपके सामने क्रिएटिव रीडेवलपमेंट के, ग्रोथ हब के और वाटर एंड सैनिटेशन। ये पीपीटी सब आपको शेयर किया जाएगा, आप अपनी रिपोर्टिंग में इसका यूज कर सकते हैं। लास्ट आज का है भी जो स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स। आप देख रहे हैं इंडिया में स्टार्टअप्स मात्र 300-400 से 2 लाख से ज़्यादा अभी स्टार्टअप्स हो चुके हैं, मोर देन 200,000, 2 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप्स भारत में हो चुके हैं और 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न्स हैं। अब आप देखेंगे कि बहुत सारा फोकस डीप टेक स्टार्टअप्स की तरफ जा रहा है। स्टार्टअप्स अपने आप में वो एक डेप्थ, वो एक टेक्निकल एक्सपर्टीज क्रिएट हो रही है जिससे कि डीप टेक की तरफ जा रहे हैं। तो स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0, इसमें 10,000 करोड़ रुपीस का गवर्नमेंट की तरफ से फंड रहेगा। साथ में बहुत सारे फंड्स इसके साथ जुड़ेंगे और फिर मिलके स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट का सिस्टम बनेगा। इसमें हम जानते हैं कि जो 1.0 फंड ऑफ फंड 2016 में लॉन्च हुआ था, उसमें साथ में जुड़े थे 145 फंड्स और जुड़े थे उसके साथ, और करीब 25,500 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट हुए 1,370 स्टार्टअप्स। अब ये 2.0 में इस मोमेंटम को मेंटेन भी करना है और 1.0 से जो लर्निंग्स आई उन सब लर्निंग्स को साथ लेना है। डीप टेक स्टार्टअप्स बहुत फोकस में रहेंगे और जो ग्रोथ स्टेज का है, जिसमें एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है स्टार्टअप्स का, जिसमें बहुत वल्नरेबिलिटी हाई हो जाती है,
उस फेज में भी इन्वेस्ट करेंगे। और टेक्नोलॉजी और इनोवेशन ड्रिवन मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप्स का भी इसमें फोकस रहेगा। हम सब जानते हैं कि अभी बहुत प्रिसीजन इक्विपमेंट भारत में बनने लगे हैं। इस पिछले दशक में चाहे स्पेस सेक्टर हो, चाहे सेमीकंडक्टर के इक्विपमेंट हो, चाहे डिफेंस सेक्टर हो, चाहे इंडस्ट्रियल सेंसर्स हो, उन सब में प्रिसीजन इक्विपमेंट जो कि हाईली टेक ड्रिवन है वो भी इसमें कवर होंगे। और जो स्ट्रैटेजिक बेसिकली जो स्ट्रैटेजिक सेक्टर को फीड करने वाले मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप्स हैं वो भी इसमें कवर होंगे। फ्लेक्सिबल रहेगा सिस्टम और बहुत एक्सटेंसिव कंसल्टेशन हुआ है सभी स्टेक होल्डर्स के साथ। हम सब जानते हैं साथियों कि करीब जून 2024 के बाद में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की इस ऐतिहासिक थर्ड टर्म में कई बड़े फैसले हुए। अगर उनकी समरी हम देखें, रेलवे के 49 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं जिसमें 1,89,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट होगा। हाईवे के 24 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं जिसमें 2,48,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट होगा। 9 मेट्रो प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं जिसमें 1,15,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट होगा। 4 नए एयरपोर्ट्स अप्रूव हुए हैं 7,300 करोड़ रुपीस के। एक बहुत बड़ा पोर्ट और शिपिंग के रिफॉर्म्स अप्रूव हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी उसमें इंक्लूडेड है, 1,45,000 करोड़ रुपीस की। 2 नए रोपवे 6,800 करोड़ रुपीस के। हाइड्रो प्रोजेक्ट्स 28,000 करोड़ रुपीस के। इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज 28,000 करोड़ रुपीस की। और प्रधानमंत्री आवास योजना 5,36,000 करोड़ रुपीस की। ये सारे के सारे करीब 13.3 लाख करोड़ 13,30,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स हैं जो कि सारे सेक्टर्स को कवर करते हैं। थैंक यू साथियों, मैं क्वेश्चंस लूंगा और नए प्रोटोकॉल के हिसाब से 7-8 क्वेश्चन एक साथ लेके फिर बात करेंगे। So, first question, left side, number. Yes. Please introduce yourself and then ask the question. सर, ब्रह्म प्रकाश फ्रॉम जी न्यूज़। मेरा सवाल सर, जो अर्बन चैलेंज फंड रखा है, तो इससे पहले स्मार्ट सिटी योजना भी थी सरकार की, तो जो ये फंड लगेगा क्या स्मार्ट सिटी उनमें भी लागू होगा ये फंड, या फिर ये अलग से उसी का सेकंड वर्जन है शहरों को विकसित करने के लिए? थैंक यू। Next, 142. सर नमस्कार, कृष्ण मोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस से। मेरा सवाल भी अर्बन जो फंड आया है, अर्बन डेवलपमेंट फंड, इसमें टीयर 2 और टीयर 3 जो हम सिटी चुनेंगे उसके क्राइटेरिया क्या रखे गए हैं, क्या रखेंगे उसके लिए क्राइटेरिया? Sir, Dvesh from Economic Times. Continuing on the Urban Challenge Fund, sir, this was announced in last year's 25-26 budget. What are the kind of reforms that we are expecting from the states or from the urban bodies? Because there's a Shaski scheme also that provides incentives for states that are taking reforms. So how different will it be from that? 270. Hello, sir. I'm Rituraj from Mint. 2 questions. One, the underwater tunnel beneath the Brahmaputra, have the feasibility report been done for that? Because that's a highly seismic zone, maybe the 5th grade, and also that's a very flood prone area. So what about that? And the other thing is regarding the Urban Challenge Fund again, how would we see synergy among Smart Cities mission, which obviously is largely in its fag end, and also the Amrut 2.0? 238. Front. Okay, 49. Then. सर, मैं अजय यादव बोल रहा हूँ संदेश न्यूज़ से। जैसा कि आपने कहा कि साउथ और नॉर्थ ब्लॉक को अंग्रेज़ों ने गुलामी की बेड़ियों में जकड़ने के लिए बनाया गया था, तो क्या प्रेसिडेंट हाउस या जो हमारी प्रेसिडेंट हैं वो भी वहाँ से हटेंगी या उनके लिए भी कोई नया आवास बनाया जाएगा? और दूसरा ये है कि आपने जो युगे युगीन भारत संग्रहालय की बात की, तो वो कब तक बन जाएगा, उसकी पूरी डिटेल क्या है, उसमें क्या कुछ देखने को मिलेगा?
So good afternoon, this is Rishabh from Times. Now I have two questions. One, given that Seva Tirth, the PMO has shifted to Seva Tirth, when can we expect the ministries or government, central government offices which are in the rented accommodation in South Delhi, especially around JNU or other such areas, shifting to Kartavya Bhavan? And is there a timeline given to Defence Ministry and External Affairs Ministry to vacate the South Block? Because given the Defence Ministry, it is quite a task to get it shifted. And so on Metro project, when we are talking about Aqua Line and Blue Line, extension from Botanical Garden to Sector 142, is there any recommendation coming in for a joint ticket system as well? Because as of now, the ticketing system is different, and a lot of commuters have complained about that as well. $189 last. Sir, I am Deepak. I have three questions because there are three subjects. First, on the urban challenge fund, I think there is a proposal that because it will be on PPP, so will the private players, their projects appraised by municipal bodies and states, will they also be able to tap these funds? In a way, then they will become the administrator for different services. So that's a question for the UCF. And on the Maharashtra railway line that you talked about, 24-kilometer tunnel, will it be the biggest tunnel on the railway network? And third, about the underwater projects, it will be, I think, sir, and I think this project will be a first of its kind, where the road, railway, and also Defence Ministry will be involved. Is there a proposal to share the funding pattern? And obviously, supplementary to that, because this has been going on since 2021. What was the cause of delay for this? First, we started to build a two-in tunnel, both road and rail. Then suddenly it became only road, and finally it is becoming road and rail. Any other क्वेश्चंस? सबसे पहले अर्बन फंड से रिलेटेड क्वेश्चंस को लेता हूं मैं. कहाँ लगेगा, सिनर्जी विद स्मार्ट सिटीज, क्राइटेरिया क्या है, कंसल्टेशंस, रिफॉर्म्स वगैरह वगैरह, बहुत सारे पॉइंट्स आए. बेसिकली जितने भी 10 लाख से ज़्यादा के शहर हैं, प्लस स्टेट कैपिटल्स, प्लस नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट्स के बहुत सारे शहर, काफ़ी वाइड रेंज ऑफ सिटीज़ को कवर किया जाएगा. अर्बन चैलेंज फंड में जो प्रोजेक्ट्स आएंगे, उन प्रोजेक्ट्स की एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल अर्बन लोकल बॉडी और स्टेट गवर्नमेंट के पास ही रहेगा. प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेशन टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स का भी होता है, आज भी होता है, इंडस्ट्री का भी होता है हमेशा, और वो मॉडल बना रहेगा. जो एक इनोवेशन आया है, वो इनोवेशन है फंडिंग में. फंडिंग 25% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से रहेगी, 50% मार्केट से आएगी, और 25% स्टेट और अर्बन लोकल बॉडीज की तरफ से रहेगी. प्रोजेक्ट्स जो लिए जाएंगे, उन प्रोजेक्ट्स का स्मार्ट सिटीज़ के साथ सिनर्जी रहेगी, और लगातार गवर्नमेंट का एंडिएवर है कि अर्बन गवर्नेंस को सुधारें, नए रिफॉर्म्स उसमें लाएं, उसमें नागरिकों को सेंटर में रख के, नागरिकों के जीवन के आसपास, नागरिकों के डे टू डे लाइफ से रिलेटेड जो रिफॉर्म्स होंगे, उन रिफॉर्म्स को फोकस किया जाएगा. जो आपका क्वेश्चन था कि किस तरह के रिफॉर्म्स इसमें ध्यान दिए जाएंगे, उन रिफॉर्म्स को फोकस किया जाएगा. बहुत लॉन्ग कंसल्टेशन हुआ है बजट में, आपकी बात सही है, पिछले बजट में अनाउंस हुआ था ये, लेकिन इसमें राज्यों का रोल बहुत बड़ा है. स्टेट्स हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस. दैट्स व्हाई द एंटायर कंसल्टेशन प्रोसेस विद द स्टेट गवर्नमेंट्स वाज डन इन अ वेरी एक्सटेंसिव वे. इसीलिए इसमें 1 साल लगा कंप्लीट प्रोजेक्ट को पूरा फ्रेम करने में, बनाने में. टनल, जो अंडर वाटर टनल है, उसमें क्वेश्चन टेक्निकल है और दूसरा टाइम का है. ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है. अंडर वाटर के अलावा ये जो हिमालयन जोन है, हिमालयन टेरेन में, जैसा आप सब जानते हैं, यंग माउंटेन्स है हिमालयन माउंटेन्स. यहाँ पर रॉक फॉर्मेशन कम है
और रॉक और सैंड के बीच का जो फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पे टनल की डिज़ाइन को बहुत स्पेशल तरीके से किया जाता है। इसमें रेलवे और हाईवे दोनों की ही बहुत अच्छी एक्सपर्टीज डेवलप हो गई है। रेलवे का अगर एग्जांपल दूं तो 2014 से पहले तक टोटल 125 किलोमीटर टनल्स थी। 2014 से अब तक 460 किलोमीटर टनल्स बने। मतलब 100 साल से ज़्यादा के पीरियड में 125 किलोमीटर की थी और ये 11 साल के पीरियड में 460 किलोमीटर नई टनल्स बनी। ये इसलिए संभव हो पाया कि बहुत सारे टेक्निकल इनोवेशंस किए गए। हिमालयन टनलिंग मेथड एक नया डेवलप किया गया और इस हिमालयन टनलिंग मेथड में बहुत सारे जो कन्वेंशनल मेथड्स के कंपैरिजन में नए तरीके का है। तो जो आपका कंसर्न था कि क्या इसमें फिजिबिलिटी है और सीज्मिक और फ्लड से रिलेटेड मैटर्स को ध्यान दिया गया, हाँ इसका ध्यान दिया गया है और बहुत केयरफुली इसको स्टडी किया गया है और इसीलिए इसमें टाइम भी ज़्यादा लगा है क्योंकि ट्रेन का वाइब्रेशन लेवल बहुत हाई होता है, हाईवे का वाइब्रेशन लेवल बहुत कम होता है। ट्रेन ऑन एन एवरेज 4000 टन्स की होती है, ट्रक सबसे बड़ी भी 40 टन की होती है। तो इसीलिए 40 से 4000 टन का जो डिफरेंस है उसके कारण वाइब्रेशंस, डिज़ाइन, इन सब का अलग से ध्यान रखा जाता है। तो जब ये ट्विन टनल वर्सेस सिंगल टनल के डिसीजंस हुए थे तब दोनों डिपार्टमेंट्स के बीच में बहुत काफ़ी डिटेल डिस्कशंस हुए और उसके बाद में डिटेल डिस्कशन के बाद में जॉइंट टनल सबसे ऑप्टिमल है वो डिसाइड हुआ। उससे मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम काम होता है ये डिसाइड हुआ, इसीलिए इसको जॉइंट टनल बनाया गया। 2 टनल अगर बनाते तो कॉस्ट इससे ज़्यादा आती। ये इसके अलावा अंडर वाटर वो मैं बता चुका हूँ कि प्राइवेट प्लेयर्स भी आएंगे तो म्यूनिसिपल कंट्रोल म्यूनिसिपल बॉडी का ही है, स्टेट गवर्नमेंट का ही है, क्लियर है। मेट्रो की जॉइंट टिकटिंग पे हाँ, मेट्रो में जॉइंट टिकटिंग का प्रोविजन है नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के द्वारा, विच इज एप्लीकेबल फॉर ऑल मेट्रोस विच इज अंडर प्रोसेस। सेकेंड जो कसारा मनमाड वाली टनल है, दिस विल बी सेकेंड लॉन्गेस्ट टनल है। लॉन्गेस्ट इज जालना जलगांव, वो तो बन रही है अभी। लॉन्गेस्ट विल बी जालना जलगांव जिसमें 27 किलोमीटर्स की बनेगी, राइट, ये लॉन्गेस्ट रहेगी। ओवरऑल कर्तव्य भवन की तरफ शिफ्ट मिनिस्ट्रीज फास्ट रैपिडली हो रही है। एग्जैक्ट टाइम टेबल शिफ्टिंग का डिपार्टमेंट आपको दे देगा, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, और पूरे सेंट्रल विस्ता प्रोग्राम की सारी डिटेल्स आपके सामने आ ही चुकी है। उसी का हिस्सा है युगे युगिन म्यूजियम और उसी का पार्ट बनेगा। बहुत जल्दी ये भी कंप्लीट होकर आपके सामने आएगा। थैंक यू साथियों।